नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जो संयुक्त ऑपरेशन ईरान में चलाया है उसका चौथा दिन है। ईरान बुरी तरीके से घिरा हुआ है और सिर्फ जंग में अकेले नहीं पड़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वो अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल आक्रांता है, उन्होंने अटैक किया है, ऑपरेशन चलाया है एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ, एक स्वतंत्र देश के खिलाफ, और अकेला पड़ गया ईरान। इसका क्या मतलब है? जो उसके दोस्त रूस और चीन हैं, वो कहां हैं? वो क्या कह रहे हैं? और भारत से भी अच्छे रिश्ते रहे ईरान के, फिर भारत क्यों नहीं बोल रहा है? कोई आक्रामक क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं और जो भारत में मुस्लिम्स हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन कोई देश अमेरिका के सामने आ करके डट करके खड़ा नहीं हो रहा है। तो एक कहावत कही जाती है, करबल बहिया आपकी छाड़ बिरानी आस। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया हो, राजनीति हो या फिर आपका निजी जीवन, जो भी आपको लड़ाई लड़नी होती है, पहले देख लीजिए ठोक बजा करके कौन आपके साथ है। वैसे अच्छा यही रहता है कि अपने दम पे कोई लड़ाई छेड़े। यही हकीकत है। ईरान को ऐसा लगा था कि रूस और चीन, जो खास तौर से रूस जो उसका रणनीतिक सहयोगी है, और चीन से भी खूब गलबहियां हो रही थी। वो ईरान तेल दे रहा था और चीन जो है उसके बदले में उसकी टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा था। लेकिन जो दोनों देश है उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। रूस ने कहा कि ये जो खामनेई की हत्या हुई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे ये अस्वीकार्य है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और सिद्धांतों के अगेंस्ट है, ये ईरान के ऊपर हमला है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह की प्रतिक्रिया चीन की तरफ से भी आई और एक बार नहीं है, दो तीन बार आ चुकी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अगेंस्ट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बातचीत और कूटनीति से मामले का हल निकाला जाना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। और यदि भारत के बारे में बात करें तो यानी कि 28 फरवरी को हमला हुआ तो उसने कहा कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इससे भारत चिंतित है और इसमें बातचीत और कूटनीति का सहारा लिया जाना चाहिए। भारत अपने दोस्त खामनेई की हत्या पर शोक भी नहीं व्यक्त किया, जिसको लेकर के पीएम मोदी की कांग्रेस आलोचना कर रही है, विपक्ष आलोचना कर रहा है। अब इसके तह में जाते हैं, जरा समझते हैं भारत, सबसे पहले भारत के संदर्भ में आप ये बताइए कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब कौन आया था भारत के साथ? तब भी भारत से ये सवाल पूछे गए थे, विपक्ष ने इस सवाल उठाए थे कि क्या हमारी कूटनीति है, कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है? और कितनी बड़ी घटना थी कि पहलगाम में जो मजहब पूछ पूछ करके मारा गया था, यानी कि जो मुस्लिम है उसे छोड़ दिया गया और जो हिंदू थे उनको मार दिया गया। ऐसी घटना बिरले मिलती है। तब इन मुस्लिम कंट्रीज ने मुंह क्यों नहीं खोला था? क्या यह हकीकत नहीं है? सिर्फ आलोचना और निंदा करने से तो बात नहीं बनती है। साथ कौन आया था? तो याद कीजिए कारगिल को, जिस समय हमारे गोला बारूद खत्म हो रहे थे, हमें जरूरत थी मदद की, उस समय इजराइल आया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी साथ था, हर तरीके से मदद कर रहा था। तो ये तो है वास्तविकता की धरातल। अब जरा ऐतिहासिक संदर्भ में समझिए ईरान के साथ भारत के रिश्ते। तो जो पहले इसके पूर्व शासक थे 1979 से पहले पहलवी, तो भारत के जो 1965 और 71 के वार हुए थे पाकिस्तान से, उसमें ईरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था और अमेरिका ईरान के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। बात को समझिए। 79 के बाद से जब वहां क्रांति हुई और दौर बदला, खुमैनी और खामनेई का दौर आया, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत से ईरान के रिश्ते ठीक हुए। और 90 के दशक में तो एक वाकया ऐसा आया कि कश्मीर को लेकर के जब उनके इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में कोई प्रस्ताव पारित होने वाला था तो भारत के विदेश मंत्री गए थे कहा जाता है और वहां उनसे कहा था कि प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, तो ईरान ने ही उसे रोका था। भारत उससे तेल भी आयात करता था, लेकिन अमेरिका से जब संबंध बिगड़े, प्रतिबंध लगे तो हट गया पीछे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तविकता की धरातल पर चलती है, किससे फायदा है किससे नुकसान, एक बात तो इससे साबित हो चुका है। याद कीजिए कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध,
कैसे राष्ट्र संघ फेल हुआ और कैसे अब संयुक्त राष्ट्र फेल हो रहा है। जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में डंडा है, उसी की चल रही है, बाकी पूरी दुनिया तमाशबीन है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए, गाजा में जो कुछ भी हुआ, इजराइल की जो जंग हुई उसमें देख लीजिए, और अब जैसे मादुरो को उठाया वेनेजुएला से अमेरिका ने, उसमें देखिए वो तो चीन के बहुत नजदीकी थे। चीन ने क्या किया? कुछ नहीं किया सिवाय बयान जारी करने के। और अब ईरान का मसला देख लीजिए, तो रूस हो या चीन हो, इन्हें इस बात से मतलब है कि इसमें हमारा क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। वो सीधे जंग में नहीं कूदेंगे। जंग में कूदने का मतलब विश्व युद्ध को दावत देना। उससे सबसे पहले फायदा और नुकसान देखते हैं। दरअसल अंदर की बात यह है कि चीन भी नहीं चाहता है कि ईरान जो है परमाणु बम बना ले। क्यों? क्योंकि उससे जो मध्य एशिया है उसका पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। और कब चाहेगा चीन कि उसके नजदीक जो है ऐसा समीकरण बने कि वो अपने हिसाब से चलाने लगे। फिर जो उसके विरोधी हैं, चाहे दक्षिणी कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फिर तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। तो चीन को भी लग रहा है कि यदि ये निपट रहा है तो निपट जाने दो, औपचारिकता तक सीमित रहो। और रूस तो खुद ही यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, बेशक रणनीतिक सहयोगी हो, तो वो क्या कर सकते हैं? उनकी भी हालत पहले से ही खराब है। यूक्रेन उनके मुकाबले छोटा देश है, लेकिन 5 साल से ये लगभग जंग चल रही है, तो रूस भी उसी औपचारिकता तक है। जहां तक भारत की बात है, तो भारत 2 जगहों पे फंस रहा है। एक तो ये कर कौन रहा है, इसका अगुवा कौन है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका से तो पंगा लेने की स्थिति में अभी भारत नहीं है। आपने ट्रेड डील में भी देखा, ठीक है कुछ ने भारतीय किसानों, मछुआरों और डेयरी संचालकों के हितों की रक्षा के लिए एक हद तक रुका और टिका, लेकिन भारत की जो इस समय स्थिति है और जो अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी प्राथमिकता इस बात को लेकर के है कि कैसे वो विकसित देश बने और कैसे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूसरे के घर में लगी हुई आग में वो जो है अपना हाथ जलाने वाला नहीं है। और जो भी राजनीतिक दल बोल रहे हैं, दो धड़ों में राजनीति बट गई है, वो जो है अपने वोट बैंक के लिहाज से काम कर रहे हैं और सरकार जो है अपने वोट बैंक के लिहाज से काम कर रही है। ये बात अलग है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया हमेशा उसके समर्थन का रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ राजनीति भी बदलती रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इजराइल की यात्रा की और अब लेटेस्ट यात्रा तो ऐसे समय में की कि उसके जस्ट 2 दिन बाद जो है इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर और कहा गया कि इस समय का चुनाव गलत हुआ। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखेंगे तो भारत भी बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रहा है, चिंता जाहिर कर दी। उसके बाद वो भी अपना हित देख रहा है। चाबहार जो बंदरगाह है उस पे भारत का स्टेक लगा हुआ है, मोटा पैसा लगा हुआ है, वो सब बर्बाद हो रहा है, भारत भी देख रहा है, लेकिन फिर भी बोलने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये कि अमेरिका के साथ इजराइल तो मिलकर के जंग लड़ रहा है। पश्चिमी देश ब्रिटेन ने थोड़ा शुरू में नानुकुर किया, जो ट्रंप है उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद डिफेंसिव वार के लिए, अटैक के लिए जो है उसने अपना एयरबेस देने को राजी हो गए। फ्रांस, जर्मनी, जितने भी उधर के देश हैं पश्चिमी, वो अमेरिका के साथ हैं। सबसे ताज्जुब की बात है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें से जो 7-8 गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ के अमेरिका के जो सैन्य बेस है, वहाँ पर जो ईरान हमले कर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, जितने भी ऐसे देश हैं, इराक हो, उनकी भी तो कहीं न कहीं नाराज़गी मोल ले रहे हो और इसमें शिया सुन्नी का पुट भी आ रहा है। ये बात अलग है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो अपना पीछे हटेगा, नहीं डरेगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। जो ट्रंप हैं, जो वो संकेत दे रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि जंग लंबी खींच सकती है, क्योंकि ईरान जो है वो इतना कमज़ोर भी नहीं है। ठीक है कि आपने पहले दौर में ही अटैक करके उसके बड़े नेता और कमांडर्स को मार दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है, ड्रोन्स है, वो और तो और छोड़िए, वो रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन के युद्ध में। अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए। तो जो आज उन्होंने संकेत दिया है कि 4-5 वीक चल सकता है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तब ये देखना है कि मामला कहाँ जाकर के थमता है।